मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जेनेटिक्स की सेकंड क्लास को स्टार्ट करते हैं और आई होप आप सभी ऑनलाइन आ गए हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जेनेटिक की फर्स्ट क्लास को स्टार्ट किया था और इस क्लास के अंदर हमने जेनेटिक इंट्रोडक्शन को स्टार्ट किया था, राइट। आज जो हम नेक्स्ट टर्म को क्लियर करेंगे वो है जीन्स। तो अगर हम पीछे की बात करें, थोड़ा रिवाइज़ कर लें, तो लास्ट क्लास के अंदर हम इंट्रोडक्शन के अंदर हमने जेनेटिक्स समझा कि जेनेटिक्स होती क्या है। एक्चुअली में जेनेटिक्स को हम क्या बोल रहे थे, हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को। उसके बाद हमने इनहेरिटेंस को देखा, गैमीट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियाई क्या होता है, वेरिएशंस क्या होते हैं, है ना। उसके बाद कुछ टर्म्स क्लियर की जैसे जेनेटिक्स, सेंटर ऑफ हेरिडिटी, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने क्रोमोसोम के बारे में देखा, जीन क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, इन सभी की हमने हल्की हल्की छोटी छोटी नॉलेज को आगे हमने देखा। अब आगे हम इसके अलावा हमने फैक्टर, एलील, होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, देन हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेमिजाइगस कंडीशन, फिनोटाइप, जीनोटाइप और फिनोकॉपी। यहाँ तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्लियर कर लिया था। आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आया वो है जीन। जीन क्या है? मेंडल presumed a character determined by a pair of factor or determines present of each cell of individuals। तो मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल presume a character determined by a pair of factor or determine present each cell of the individuals। तो such inherited factors determined biologically कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड नोन हैज़ जीन। सिंपली क्या बोल रहा है वो, कहने का मतलब क्या हुआ कि मेंडल ने ये चीज़ प्रेज्यूम की कि कोई करेक्टर है, एक स्पेशल करेक्टर डिटरमाइंड बाय अ पेयर ऑफ फैक्टर्स। कि मेंडल ने बताया कि एक स्पेशल करेक्टर है जो क्या कर रहा है, एक फैक्टर को डोनेट कर रहा है और वो हर इंडिविजुअल की सेल में प्रेजेंट है, राइट। सच इनहेरिटेड फैक्टर, और ये इनहेरिटेड फैक्टर जो एक सेल से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, डिटरमाइन दी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर उस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और उस फैक्टर को हम क्या नाम देते हैं, जीन्स नाम देते हैं। बात समझ आ गई? तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल प्रिज्यूम्ड आ कैरेक्टर डिटरमाइंड बाय a pair of factor और determines the present of each of the individual। तो वो हर इंडिविजुअल की हर सेल के अंदर मिलता है और यही जो फैक्टर है वो क्या कर रहा है, हम उसे जीन्स बोल रहे हैं, जो उस बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। मतलब उस ऑर्गेनिज्म में कल को क्या बनना है, ये सारी की सारी जानकारी उस फैक्टर के अंदर होती है और उस फैक्टर को एक्चुअल में हम क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं, राइट। आगे देख लेते हैं कि इसकी क्या एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे रहा है वो। अ जीन इज दैट is the unit of DNA responsible for the appearance and inheritance of the character। तो जीन क्या है, डीएनए की एक ऐसी रिस्पॉन्सिबल यूनिट है, मतलब डीएनए के अंदर जीन एक ऐसी यूनिट है जिसकी वजह से फॉर द अपीयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर, जिस वजह से ही करेक्टर अपीयर होते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। बात समझ आ गई? तो जीन एक्चुअल में क्या है, जीन डीएनए के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल यूनिट है, उसके अंदर डीएनए के अंदर जीन एक रिस्पॉन्सिबल यूनिट है जिसकी वजह से कोई करेक्टर अपीयर होता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इनहेरिट करता है। फॉर एग्जांपल फ्लावर कलर्स, शीड शेप्स और स्टेम की जो लेंथ होती है, दीज करेक्टर्स कंट्रोल्ड बाय डिफरेंट जीन्स। मतलब कल को कोई माना कि एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स से आगे जाके एक क्या बन रहा है, आगे उसकी प्रोजिनी बन रही है, उस प्रोजिनी के अंदर वो कैसे फ्लावर के कलर्स बनेंगे, उसकी फली का क्या शेप होगा और उसकी जो स्टेम है, तना है, उसकी क्या लेंथ होगी, ये सारे के सारे जो कैरेक्टर है वो एक जीन्स के थ्रू कंट्रोल होंगे। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, समझ आ रही है हमें, कोई चक्कर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लोकस। नेक्स्ट जो हमारी टर्म आई है, अब हम उससे बात करते हैं लोकस। लोकस क्या चीज़ होती है? लोकस मीन्स, लोकस डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ एन एलील ऑन द क्रोमोसोम। बहुत अच्छी बात बताई कि लोकस का मतलब क्या है, पोजीशन। सिंपल में लोकस का मतलब होता है पोजीशन। किसकी पोजीशन? लोकस डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ द एलील। एलील क्रोमोसोम पर कहाँ है, ये जो एलील है, एलील की क्या लोकेशन है, वो लोकेशन को हम क्या कहते हैं, लोकस। किसी क्रोमोसोम के ऊपर किसी एलील की जो पोजीशन होती है, उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लोकस। क्लियर होगी बात?
क्या बोल रहा है कि किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर आपको लोकस, क्या चीज़ है, एलील की पोजीशन, लोकस नेम्ड येलो लोकस इन पी स्पेसिफिक काइंड ऑफ जेनरिक जीन कंट्रोलिंग द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सिंपल बात आ गई। तो जैसे आप देख रहे हो, तो ये जो पी के ऊपर जो येलो लोकस है, ये एक जेनरिक जीन है जिसका काम क्या है, एक विशेष प्रकार के कैरेक्टर को कंट्रोल करना। क्लियर होगी बात। आगे देखिए, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हमें सिंपल सी बात पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। करेक्ट बात। रिप्रोडक्शन रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड। तो देखते जितने भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, जब वो ब्रीड करते हैं, है ना, जनन करते हैं, तो उनके जनन से, उनके रिप्रोडक्शन से हमें क्या मिलते हैं, ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं। और वो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होते हैं, सेम काइंड के होते हैं। मतलब अगर हॉर्स का आगे बेबी है तो वो हॉर्स जैसा दिखाई देगा, अगर मैंगो है तो आगे उससे भी मैंगो ही बनेंगे, मूंगफली है तो उससे भी आगे मूंगफली बनेगी। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स नीड नॉट और डज नॉट टोटली रिजेंबल द पेरेंट्स। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं वो पेरेंट्स के एकदम रिजेंबल करें। सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स में डिफर बिटवीन द इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीशीज। बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। दोबारा से देखो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो रिप्रोड्यूस करने से क्या होगा, नेक्स्ट जन ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे। और वो ऑफस्प्रिंग्स कैसे होंगे, एक जैसे होंगे, मतलब उसी जिस स्पीशीज़ की ऑफस्प्रिंग है उसकी तरह दिखाई देती है कितना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं वो अपने पेरेंट्स के एकदम रिजेंबल हो, कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। जैसे आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो तो आप और आपके पेरेंट्स में कुछ रिजेंबलेंस है, लेकिन कुछ विभिन्नताएँ भी हैं। कहते ऐसे कैरेक्टर जिनकी वजह से जो इंडिविजुअल्स जो कि एक सेम जाति के हैं, सेम स्पीशीज़ के हैं, और फिर भी उनके अंदर फ़र्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, डिफर है, वो क्या कहलाता है, वेरिएशन। क्या कहते हैं उसको हम, वेरिएशन। तो कहता है कि नेक्स्ट उसने बात बोली कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स रिजेंबलेंस और डिफरेंसेस फ्रॉम पेरेंटल जनरेशन टू ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड हैज हेरिडिटी। उसको दोबारा देखो, उसने क्या बोला कि ट्रांसमिशन, किसका ट्रांसमिशन, कैरेक्टर्स का। तो उस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे जहाँ पर कैरेक्टर की क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है। और वो करेक्टर कैसे हो सकते हैं, चाहे वो रिजेंबलेंस वाले हों, समानताओं वाले हों करेक्टर, या विभिन्नताओं वाले करेक्टर हों, उनका पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में आना क्या कहलाता है, आपका हेरिडिटी। क्या कहलाता है उसे, हेरिडिटी। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली। एक तो देखा हमने वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जब भी कोई जनन करते, कोई भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सजीव है, वो रिप्रोड्यूस करता है, उसकी जो जनरेशन बनती है वो लगभग उसकी तरह होती है, लेकिन कुछ वेरिएशंस, कुछ उनमें विभिन्नताएं भी होती हैं, और वो विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं, वेरिएशन। कैसे होती है ये हम आगे देखेंगे, वेरिएशंस आते कैसे हैं। लेकिन वेरिएशन का क्या मतलब हुआ कि जैसे कोई जनरेशन बनी, मतलब वो कहता है कि सेवरल कैरेक्टर्स में डिफर, कुछ जो विशेषताएं हैं वो उनकी इंडिविजुअल की अलग। जैसे आपके दो भाई बहन हैं, आप आपस में दो भाई बहन हो, तो दोनों भाई बहनों में समानताएं भी होंगी और असमानताएं भी होंगी। जो असमानताएं हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो किसके अंदर काउंट होती है, उन्हें वो क्यों, किसकी वजह से है, वेरिएशन की वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं वो मैकेनिज्म जिसकी वजह से ये सारे के सारे कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं, चाहे वो रिजेंबलेंस वाले करेक्टर हो चाहे डिफरेंस वाले करेक्टर हो। कहाँ से, पेरेंट से कहाँ जा रहे हैं, वो ऑफस्प्रिंग्स में जा रहे हैं। और ये चीज़ क्या कहलाती है, हेरिडिटी। क्या बोलोगे आप इसको, हेरिडिटी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट उसने क्या बात की, वो कहता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ द हेरिडिटी वेरिएशन एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज नोन हैज जेनेटिक्स। क्या बोल रहा है कि उसने कहा कि जो जेनेटिक स्टडी है, किस किस की आप जेनेटिक स्टडी कर रही हो, हेरिडिटी, वेरिएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ये सारे के सारे क्या जेनेटिक्स में ही। तो जो जेनेटिक वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर गिव बर्थ, जन्म देना। इतनी सी बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत भी नहीं आ रही हमें। तो कहता है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ हेरिडिटी
इसकी स्टडी करना, फिर वेरिएशन देखना, चेक करना, और साथ ही साथ इन सब के लिए जो एनवायरमेंटल फैक्टर है जिनके ऊपर चीज़ें डिपेंड करती हैं वो सभी नोन हैज़ जेनेटिक्स, उसे आप क्या कहते हो, जेनेटिक्स कहते हो। और ग्रीक लैंग्वेज में इस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, जेनो। जेनेटिक्स का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में क्या होता है, जेनो, और जेनो का मतलब क्या होता है, गिव बर्थ, जन्म देना, उत्पन्न करना। इतनी सी बात क्लियर होगी। तो क्या हुआ कि साइंटिफिक स्टडी होता है हेरिडिटी, वेरिएशन, एनवायरमेंटल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इन सब कामों के लिए जितने भी एनवायरमेंटल आपके वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है उन सब का अध्ययन करना आपका क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। और जीन ग्रीक लैंग्वेज में वर्ड क्या है इसका, जेनो से ही उत्पन्न हुआ है जेनेटिक्स, और जेनो का मतलब होता है गिव बर्थ। इतनी सी बात क्लियर होगी। अब आगे बात क्लियर करते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारी, जेनेटिक्स डिवाइड 3 एरियाज। फर्स्ट इज क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। तो आपकी जो जेनेटिक्स है उसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। पहला आपका आता है क्लासिकल, दूसरा आता है मॉलिकुलर, और तीसरा आता है आपका एवोल्यूशनरी। तो ये 3 प्रकार की आपकी जेनेटिक्स होती हैं, राइट। तो पहला आपका क्लासिक, दूसरा मॉलिकुलर और तीसरा एवोल्यूशनरी। तो क्लासिकल जेनेटिक्स को क्या होता है, मॉलिकुलर जेनेटिक्स क्या होता है और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स होता है, इसको देख लेते हैं अच्छे से। तो क्लासिकल जेनेटिक्स कंसर्न विद द मेंडल प्रिंसिपल, सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स लिंकेज और साइटोजेनेटिक। क्लासिकल जेनेटिक्स के अंडर हम क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करेंगे, पहली बात मेंडल प्रिंसिपल को देखेंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन और सेक्स लिंकेज और साइटोजेनेटिक्स। उसके बाद जो मॉलिकुलर जेनेटिक्स है, ये आप आणविक स्तर पर जा रहे हो और अंदर जा रहे हो, तो यहाँ पर हम स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल की, जिसमें हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, रिप्लिकेशन कैसे हो रहा है और कैसे करैक्टर एक्सप्रेस हो रहे हैं। इन चीज़ों का अध्ययन हम किसमें देखेंगे, मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर, राइट। और थर्ड है हमारा एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। इसमें हम क्या देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशनरी चेंज। कि एवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है कि आपको पता है एवोल्यूशन छोटा नहीं है, एवोल्यूशन जो आपका उत्परिवर्तन हुआ है बहुत लंबा समय काल लगा, उसके हज़ारों साल के बाद आज हम इस बॉडी के अंदर आए हैं, है ना। एक सिंगल सेल से कैसे एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनी, है ना, ये सारा एवोल्यूशन की वजह से हुआ है। तो ये जो थर्ड जो हमारा जेनेटिक्स का टाइप है, यानी एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर हम मैकेनिज्म देखेंगे कि एवोल्यूशनरी चेंज कैसे हुआ, है ना, सभी चीज़ों। उसके बाद है चेंज इन द जीन्स फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन, और इसके मतलब इसी को हम कहते हैं चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन। टोटल जो हमारी पॉपुलेशन है उसके अंदर चेंज कैसे आया। तो इसे एक्चुअल में उसका नाम क्या, वैसे इस फील्ड का क्या नाम है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स। क्लियर होगी बात। तो देखिए हम बात क्या कर रहे हैं, हमने बात की जेनेटिक्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला हमारा पार्ट आया क्लासिकल जेनेटिक्स, दूसरा मॉलिकुलर और थर्ड आया हमारा एवोल्यूशनरी। तो इन 3 पार्टों को हमने देख लिया कि क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर हम क्या देखेंगे कि मेंडल की प्रिंसिपल क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, सेक्स लिंकेज क्या होता है और साइटो इन चीज़ों का हम अध्ययन किस में करेंगे, क्लासिकल जेनेटिक्स में। मॉलिकुलर जेनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करेंगे जेनेटिक मटेरियल कि स्ट्रक्चर क्या होता है, रिप्लिकेशन क्या होता है और एक्सप्रेशन कैसे होता है कैरेक्टर्स का। और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स के अंदर हम देखेंगे कि एवोल्यूशनरी चेंज कैसे हुआ, उसका मैकेनिज्म क्या है। और वैसे से हम क्या कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चेंज इन द जीन्स फ्रीक्वेंसी इन द पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी मतलब टोटल जो आपकी पॉपुलेशन, ये एक्सपेरिमेंट करने का तरीका होता है कि जो आपकी प्रेजेंट में जो पॉपुलेशन है, एक स्पीशीज़ की जो पॉपुलेशन है उसके जीन की फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और वैसे नॉर्मली इसका क्या नाम है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना मेंडल के प्रिंसिपल, राइट। तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट का जो अब हमने जनरल एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लिया, अब इसमें हम तुम्हारा फर्स्ट हमारा जो स्टार्ट होगा वो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट होने जा रहा है ना। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे मेंडेलियन प्रिंसिपल या मेंडल्स प्रिंसिपल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेंडल प्रिंसिपल में सबसे पहले हमने अभी तक हमने क्या देख लिया, जीन्स क्या होते हैं, लोकस क्या होता है, और जेनेटिक को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिकुलर जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स। अब हम बात करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल के बारे में। तो मेंडल प्रिंसिपल के समझने से पहले एक छोटा सा डायग्राम आप देख लो जो अच्छा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे मैंने कैपिटल T लिखा हुआ है
और यहाँ स्मॉल टी लिखा हुआ है। तो एलील आगे लिखा हुआ है एलील ऑफ द सेम जीन्स, राइट। उसके बाद यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, तो यहाँ लिखा हुआ है एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स। देन सी। अब देखो इसमें एक चीज़ आप अच्छे ध्यान से देखो, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैपिटल टी और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल टी। ये दोनों एक्चुअल में कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये एक्चुअल में एक ही अब आपको पता है, पहले तो आपको ये पता नहीं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैं आपको बात करूँ टी और टी और स्मॉल टी, है ना, ये किस चीज़ को शो करेंगे, ये शो कर रहे हैं लंबाई को, लेंथ को, और ये किसको शो कर रहे हैं, ड्राफ्टनेस को। लेकिन ये दोनों करैक्टर किस चीज़ के हैं, ये दोनों करैक्टर आपके हैं किस चीज़ को शो कर रहे हैं, मतलब लंबाई और बोनापन, दो चीज़ें हमने ली हैं। तो ये एक्चुअल में एक ही करैक्टर तो एक ही है ना, कि हम बात कर रहे हैं एक स्टेम की लेंथ की, चाहे वो उसका बोनापन है चाहे उसका वो लंबापन है, लेकिन बात हो रही है लेंथ की, है ना। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये जो एलील्स है ये किसके लिए, सेम जीन्स के लिए। उसके बाद इन दोनों की बात हो रही है, तो ये एलील ऑफ द डिफरेंट, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ कैपिटल ए और ये कैपिटल बी है, दोनों अलग अलग एलील हैं ये। तो एलील ऑफ द डिफरेंट जीन्स, यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोजाइगस कंडीशन है, यानी यहाँ होमोजाइगस कंडीशन नहीं थी, क्योंकि ऊपर वाले में देखो इस वाली कंडीशन में यहाँ आपकी होमोजाइगस नहीं थी, क्योंकि यहाँ कैपिटल टी था और यहाँ स्मॉल टी था, है ना, दूसरे के अंदर। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ इसमें क्या हो रहा है, स्मॉल सी और यहाँ भी स्मॉल सी है, तो इसलिए स्मॉल सी है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट एलील है। उसके बाद यहाँ स्मॉल डी और स्मॉल डी होमोजाइगस रिसेसिव एलील है, और ये कैपिटल ई स्मॉल ई है हेट्रोजाइगस एलील, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, तो इट मीन्स ये कैपिटल सी है, सॉरी स्मॉल सी नहीं है, कैपिटल सी है, ये कैपिटल लेटर में है। तो ये आपका कैसे हो गया, होमोजाइगस कंडीशन जब एक ही कैरेक्टर के लिए हो, वो है ना, कंडीशन एक ही के लिए हो। और ये होमोजाइगस रिसेसिव के लिए स्मॉल है, ये कैपिटल में, ये स्मॉल है, तो ये रिसेसिव कैरेक्टर होगा, तो होमोजाइगस रिसेसिव एलील। तो ये आपको समझ आ गई कि एलील्स की लोकेशन क्या होती है और होमोजाइगस हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, ये चीज़ें समझ आ गई। तो अब आगे बात करते हैं, ये हमने छोटा सा एक डायग्राम देख लिया, अब आगे बात करते हैं मेंडल प्रिंसिपल को हम आगे डोनेट करते हैं। पहले बात कि मैं जो आपका मेंडल का जो लॉ है वो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। कब दिया था, 1822 से 1884 के बीच में। इसे हम कहते हैं फादर ऑफ, इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, फादर ऑफ द जेनेटिक्स। और ये क्या थे, एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क थे, मॉन्क मतलब पदारी जो होता है, जो चर्च के अंदर होते हैं, ऑस्ट्रियन मॉन्क, राइट। 1856 में इन्होंने पब्लिश की रिजल्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट टाइटल एक्सपेरिमेंट ऑन द प्लांट हाइब्रिड इन अ जर्नल। इन्होंने 1856 के अंदर क्या किया, अपने जो रिजल्ट थे वो पब्लिश किए, किसके, हाइब्रिडाइजेशन के अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनको पब्लिश किया। टाइटल क्या दिया उसको, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिड इन अ जर्नल, ठीक है। तो उन्होंने एक जर्नल के अंदर, जैसे जर्नल होते हैं ना, पेपर्स जो छपते हैं जो साइंटिस्टों के, उसके अंदर उन्होंने अपने 1856 में सबसे पहले पब्लिश किया द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल एंड हिस्ट्री। और दूसरा क्या था, पॉस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो इन्होंने एक जर्नल के अंदर अपने एक्सपेरिमेंट पब्लिश किए और नाम क्या दिया उसका, द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल एंड हिस्ट्री, और दूसरा था एंड पॉस्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। और बाद में यही चल के इनको पॉपुलरली हमने फेमसली इनको हमने क्या नाम से पुकारा, मेंडल्स लॉ, राइट। तो 1856 में, ये चीज़ याद रखने वाली है कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्हें हम जेनेटिक्स का फादर भी बोल रहे हैं, और 1856 के अंदर इन्होंने अपने काम को पब्लिश किया जर्नल्स के अंदर, और क्या नाम दिया था, द प्रोसीडिंग ऑफ द ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल एंड हिस्ट्री, और
पास्टुलेट द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हम क्या नाम फेमस कर रहे हैं, मेंडल्स लॉ के नाम से, जिसे हम जानते हैं। बट क्या प्रॉब्लम आई, बट हिज वर्क लार्जली इग्नोर्ड बाय द साइंटिस्ट, और उस टाइम के जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने उनके वर्क को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया उस समय, एट दैट टाइम, राइट। तो लार्जली इग्नोर्ड, उन्होंने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इसके इनके काम को, जो एट दैट टाइम उस समय में जो साइंटिस्ट थे। फिर क्या हुआ, इन 1900 दिस वर्क वॉज इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर्ड बाय द 3 बायोलॉजिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बाद में उन्हीं के काम को फिर से रीडिस्कवर्ड किया गया 3 वैज्ञानिकों के द्वारा, जो हमारे 3 बायोलॉजिस्ट थे। कौन कौन से बायोलॉजिस्ट थे वो 3 बायोलॉजिस्ट कौन थे? फर्स्ट था हमारा हुगो डिबिस, हॉलैंड के थे। फिर कार्ल कॉरेंस, जर्मनी के थे। और एरिक ट्रशमार्क, ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के थे। 3 हमारे पास साइंटिस्ट थे। उन्होंने 19वीं सेंचुरी के अंदर, अब आपको पता है उन्होंने तो 1856 में इस काम को, अपने काम को पब्लिश किया मेंडल ने, लेकिन उनके काम को कोई किसी की सराहना नहीं मिली हुआ। उस टाइम के जो साइंटिस्ट उन्होंने उनको डिस्कार्ड कर दिया। क्यों किया मैं बताता हूँ। उसका रीज़न भी क्या था कि वो स्टैटिकल, उनके जो सारे एक्सपेरिमेंट थे ना, वो सारे के सारे स्टैटिकल बेस्ड थे। मैथमेटिकली उसमें काम बहुत ज़्यादा था मैथ, और उस टाइम के साइंटिस्ट को मैथ एक्चुअल में आती नहीं थी। इसलिए जो उस टाइम के जो बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसी भी उनके काम को क्या नहीं दिया, कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी। और उनके इस काम को बाद में 1900 शताब्दी में 1900 में जाके 3 साइंटिस्ट ने दोबारा से रीडिस्कवर्ड किया। और वो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? हुगो डिब्रिस, कार्ल कॉरेंस और एरिक ट्रशमार्क ने, जो अलग अलग जगह से थे। एक हॉलैंड के थे, एक जर्मनी के थे और एक ऑस्ट्रिया के थे। बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने बात करते हैं, उसके बाद क्या हुआ कि मेंडल डिड स्टैटिकली स्टडी हैड मैथमेटिकली बैकग्राउंड। एक्चुअल में मेंडल ने क्या किया, जितनी भी स्टडी की अपनी, वो कैसी की? स्टैटिस्टिकल क्या होती है? जो डाटा के ऊपर डिपेंड करती है, जो उन्होंने अपने डाटे लिए थे। और वो सारा का सारा काम कैसा था? मैथमेटिकली। ठीक है, अब इसके लिए तो मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। उस टाइम में आज से मतलब ये हम 1800 की बात करें, 1850 के आसपास की बात है ना। तो जब उन्होंने ये काम किया उस टाइम तो मैथ इतना डेवलप ही नहीं हुआ था लोगों के अंदर, ना इतनी स्टडी हुई थी मैथ्स के अंदर। तो डिस्कवर्ड इंडिविजुअल ट्रेड्स आर इनहेरिटेड हैज डिस्क्रीट फैक्टर, सेपरेट और डिस्टिंक्ट, रिटेन फिजिकली आइडेंटिकल इन द हाइब्रिड, लेटर दीज फैक्टर्स नोन एज ए जीन्स। अब उन्होंने क्या किया, उनको डिस्कवर किया, और इस उसको डिस्कवर करने के बाद उन्होंने क्या किया, इंडिविजुअल ट्रेड्स के अंदर उन्होंने डिस्कवरी करके उन्होंने क्या डिस्कवर किया, उन्होंने इंडिविजुअल ट्रेड्स पर काम किया। आर इनहेरिटेड हैज़ ए डिस्क्रीट फैक्टर, सेपरेट और डिस्टिंक्ट, और वो क्या कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं फिजिकली आइडेंटिटी इन अ हाइब्रिड। बाद में इन्हीं फैक्टर्स को हमने क्या नाम दिया? जीन्स। और ये जीन्स जो वर्ड था वो किसके थ्रू दिया गया? कॉइन्ड बाय द बॉटनिस्ट जॉनसन, राइट। तो ये चीज़ भी याद रखने वाली बात है। तो क्या बोल रहा है कि मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने जो इंडिविजुअल जो ट्रेड्स थे आर इनहेरिटेड हैज़ ए डिस्क्रीट फैक्टर, उन्होंने बताया कि वो सेपरेट भी जा सकते हैं और अकेले भी जा सकते हैं। रिटेन दी फिजिकल आइडेंटिटी इन ए हाइब्रिड, और वो हाइब्रिड के अंदर अपनी फिजिकली आइडेंटिटी बनाए रखते हैं। बाद में उन्होंने इस फैक्टर को क्या बोला? जीन्स नाम दिया। उनको नहीं पता था, तो बाद में दिया गया। और वो किसने दिया? एक बॉटनिस्ट ने दिया, जिनका नाम क्या था? जॉनसन। और कब दिया? 1909 में। बात क्लियर होगी? तो आगे चलते हैं। मेंडल एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल चूज गार्डन पी पाइसम सैटिवम, तो उन्होंने अपने इस प्रैक्टिकल के लिए पाइसम सैटिवम को चूज़ किया। और आप चीज़ को याद रखें कि गार्डन पी से पहले उन्होंने अलग अलग और भी चीज़ों को चूज़ किया। उन्होंने सबसे पहले माउस के ऊपर काम किया। लेकिन जब अब आपको पता है माउस की रिप्रोडक्शन करवाना है ना, उस टाइम अलाउ नहीं था। वैसे वो चर्च में पधारी थे, तो उनको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं किया गया। उनकी जो सोसाइटी थी उन्होंने उनके सारे काम को डिस्ट्रॉय कर दिया था। माउस के बाद उन्होंने कई प्लांट्स को यूज़ किया, प्लांट पे भी उनका काम सफल नहीं हुआ। उसके बाद वो हनी बी के ऊपर भी उन्होंने काम किया, वो भी उनका सारा काम
लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। एट लास्ट वो वापस आकर उन्होंने लास्ट में उन्होंने किसके ऊपर काम करना शुरू किया, गार्डन पी के ऊपर, मटर फली के ऊपर। और उन्होंने क्या देखी, कुछ फॉलोइंग एडवांटेज क्या थी। अब आपको पूछा आपको गार्डन पी ही क्यों यूज़ की, इसके कुछ मेन चीज़ें थी, फ़ायदे क्या थे। वेल डिफाइंड डिस्क्रीट कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर थे ये, प्री डोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती थी, अर्ली हाइब्रिडाइजेशन थी, ईजी टू कल्टिवेट एंड रिलेटिव शॉर्ट लाइफ साइकिल। तो ये सारी चीज़ें उनको फ़ायदा करवा रही थी इस पौधे के ऊपर काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो कैरेक्टर थे वो डिस्क्रीट थे, मतलब अलग अलग, है ना। और बाइसेक्सुअल फ्लावर था वो, मेल फीमेल उसमें मिल जा रहे थे। प्री डोमिनेंट, बाइसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल का अलग होना ना। उसके बाद प्री डोमिनेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन ये भी मिल रही थी। अर्ली हाइब्रिडेशन हो जाता था, और अर्ली टू कल्टिवेट मतलब ईजी टू कल्टिवेट, उसको उगाना और उनकी देखभाल करना भी ईजी था। मटर का आपको पता है ये पौधा ज़्यादा टिपिकल नहीं होता लगाना। और सबसे बड़ी बात, उसकी जो लाइफ साइकिल थी वो शॉर्ट होती है। अगर आप जैसे ह्यूमन के ऊपर अगर आप टेस्ट करोगे एक जनरेशन दूसरी, तो आपको वेट करना पड़ेगा, वेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए इसकी जो लाइफ साइकिल थी बहुत शॉर्ट थी, और इसलिए इस वजह से उन्होंने इस प्लांट को चूज़ किया था। तो थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करते हैं। थैंक यू सो मच।